आने से ऐसे चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए जनप्रतिनिधि का विजन क्या है, उनका गोल क्या है, वो किस प्रकार शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आप एक व्यक्ति हैं तो आपका परिवार में आपकी भूमिका क्या है, आप परिवार में कितना समय देते हैं। फिर उसके बाद आपका फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में आप किसके कितने काम आते हैं। फिर पार्टी है, पार्टी में आप पार्टी के आदेश का कितना पालन करते हैं। फिर जो जवाबदारी दी है आपको, यदि आप विधायक हैं तो अपने क्षेत्र की विधानसभा की। मुझे गर्व है कि मैं पार्षद से मैंने अपनी राजनीति प्रारंभ की है। नंदानगर इंटक और एटक का कब्जा था, हम लोगों की जमानत जब्त होती थी, पर हमने अब पूरे नंदानगर को हमने बीजेपी में कर दिया अपने काम से। कैलाश जी, जैसे ही आपका टिकट हुआ तो एक सवाल जरूर गलियारों में चर्चा हुई कि अब आकाश सूर्यवंशी जी का क्या होगा, कहां से वो चुनाव मैदान में होंगे या कि समीकरण फिर बदलने वाले। मैं आपको एक बात बहुत साफ कहता हूं, राजनीति में यदि आपने चलना सीख लिया तो ये पार्टी ऐसी कि कभी भी किसी को भी दौड़ा देती है, पर आपको चलना आना चाहिए, तो सही दिशा में चलना आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, आकाश नहीं है, टीनों बैठा है, ये भी टिकट का दावेदार था 1 नंबर से। मैंने इसको परसों हिंट्स भी दी कि मैं बहुत असमंजस में हूँ, थोड़ा सा हिंट्स दी थी मैंने इसको। मैंने कहा यार बहुत असमंजस में हूँ, अभी मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि आकाश को और मुझे दोनों को एक साथ टिकट देंगे नहीं। मैं क्यों लड़ूं, उसने अपनी एक जगह बनाई है शहर के अंदर मेहनत करके, और मेरे कारण उसका राजनीतिक अहित नहीं हो, ऐसा मेरे मन में एक पिता की हैसियत से चल रहा था। पर पार्टी का आदेश होता है। पितृ पर्वत पे आपका बहुत लगाव है, पितरेश्वर हनुमान जी की कितनी कृपा बरसी, और वो भी आपकी अब नई विधानसभा के बहुत करीब हैं। मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था एक बार, शायद आपको फिर से सुनाता हूँ। यदि बंगाल में मैं काम करता था, यदि यहाँ बैठा हूँ मैं आपके सामने, तो हनुमान जी की कृपा है। मैं अनेक बार घिर गया, अनेक बार, और कैसे निकल के आया ये हनुमान जी जानते, उन्होंने निकाला। और इसलिए हनुमान जी तो हमेशा साथ में। मेरी माँ एक बात कहती थी कि नाना जिंदगी में अच्छो काम करेगो तो थारे साथ हनुमान जी रहेगा। मेरे को हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने सिखाया, मेरे माता जी ने। तो एक ही बात, नाना तो अच्छो काम करेगो थारे साथ हनुमान जी रहेगा। तो मेरे को फील होता है कि हनुमान जी मेरे साथ। अब बार बार नहीं चौंकाया जाता। बहुत बड़े नाम सामने आए, क्या लगता है कितनी सीटों का आंकड़ा बढ़ चुका है, कितनी सीटों का इजाफा है? लाशुजर के नंबर 1। देखिए, मैं अभी आपसे फिर कह रहा हूं कि 3/4 बहुमत से अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं ट्रेंड में 1 नंबर पे आ गया, तो पार्टी, ये मैं कैलाश विजयवर्गीय की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। बयान आया है कि मात्र 60 सीट आप जीत रहे हैं, आईबी की रिपोर्ट है। कौन? विवेक तनखा ने क्या कहा? आईबी की रिपोर्ट है कि सिर्फ 60 सीट। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो या इंद्र बहादुर सिंह, कौन है? आईबी अरे यार, कोई भी इंद्र बहादुर बोल देगा और बोले आईबी ने कहा। अरे भाई, क्या प्रमाणिकता आपके पास आईबी की? और हु आर यू टू से लाइक दिस? हु आर यू आर स्पोक पर्सन ऑफ आईबी। मैं अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी में सुनते हैं। कार्यकर्ता लगातार टाइगर इज लाइफ के नारे लगा रहे हैं। नहीं, वो तो प्यार, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कार्यकर्ता बहुत प्यार करते हैं। आप मेरे से पंजे लड़ा सकते हो? मैं युवा हूं, अभी बोलो यार। कैलाश जी, जिस हिसाब से प्रदेश में एक ही बात बोली जा रही थी, तमाम बड़े नेता उतार दिए गए हैं, क्या उम्मीद करते हैं? कांग्रेस का चोपड़ा साफ करने के लिए हम लोगों को उतारा है।
नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, ये जो दांव आपसे खेला, ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त होगा। मतलब भाजपा का अगला विधायक दल का नेता है कैलाश विजयवर्गीय चुने जाएंगे और अब सीएम की कुर्सी के बहुत पहले करीब थे आप। इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। आपका नाम आते साथ ही कार्यकर्ता कह रहे 1 लाख से जीत रहे होंगे। ये कार्यकर्ताओं का प्रेम है। पर मैं एक बात बता दूं, इंदौर इस बार रिकॉर्ड बनाएगा। इंदौर, मैं पूरे इंदौर की बात कर रहा हूं। इंदौर इस बार रिकॉर्ड बनाएगा। 9 की 9 ही सीट इंदौर में हम जीतेंगे। क्लीन शिप। मैं टुकड़ों में बात नहीं करता हूं, मैंने एक बात कही। तो आप तस्वीर यहाँ पर ठहाकों का दौर चल रहा है और अब पत्रकार बंधुओं से बातचीत कर रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय अपने घर पहुंचे हैं नंदानगर और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता टीनू भी मौजूद हैं और उन्होंने ये कहा है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर वो कैंडिडेट हो सकते थे। इंदौर एक विधानसभा सीट से उन्हें टिकट के लिए चर्चा हो रही थी, लेकिन पार्टी ने जो तय किया वो कैलाश विजयवर्गीय को तय किया। और एक बड़ा बयान यहां पर कैलाश विजयवर्गीय का सुमित आया कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। कांग्रेस पार्टी के सामने इतने बड़े दिग्गज कैंडिडेट्स जो उतारे गए हैं उनका सूपड़ा साफ होगा। और इंदौर एक विधानसभा सीट से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिए जाने के बाद पत्रकार बंधुओं का जो सवाल था कि आकाश विजयवर्गीय जो इंदौर 3 से विधानसभा का चुनाव जीते हैं और इस बार क्या उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर कैलाश विजयवर्गीय का जो इशारा था वो ये भी स्पष्ट करता है कि अब परिवार से एक व्यक्ति को टिकट मिल गया तो संभव है कि आकाश विजयवर्गीय को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब मीडिया ने सवाल किया कैलाश विजयवर्गीय से कि सभी दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने के लिए हमें चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी इंदौर की सभी सीटें जीतेगी, बड़ा दावा कैलाश विजयवर्गीय का। एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर पार्टी ने सौंपी है, भरोसा जताया है सभी दिग्गजों पर। 23 के रण के लिए दिग्गजों पर दाव लगाया है। मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का हम कह सकते हैं। कई सांसद, कई केंद्रीय मंत्री इस बार हमें विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, चाहे वो राकेश सिंह हो, प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो या कैलाश विजयवर्गीय हो। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने सभी को चौंका कर रख दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और ये उम्मीदवार, दूसरी लिस्ट के उम्मीदवार आपके सामने, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से, सीधी से आपको बता दें रीति पाठक, इमरती देवी डबरा से, कोतमा से होंगे दिलीप जायसवाल। आवाज 02। तो इमरती देवी इस बार डबरा से उम्मीदवार हैं और कोतमा से उम्मीदवार हैं दिलीप जायसवाल। दूसरी लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने आने के बाद अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे थे वो इंदौर से नंदानगर, जो कि कैलाश विजयवर्गीय का घर है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो शुरुआत थी वो उन्होंने पार्षद के चुनाव से की थी। और इस वक्त ये देखिए आतिशबाजी, ढोल नगाड़े, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं, कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं बाइक्स पर सवार होकर के। आतिशबाजी का दौर है। दूसरी सूची जारी होने के बाद उनके जो नेता हैं वो चुने गए, उस लिस्ट में उनका नाम आने के बाद उत्साहित हैं, उल्लास, एक जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में। और पार्टी की तरफ से यहाँ पर उनके नेता को चुना जाना, पार्टी का आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उनके नेताओं का चयन होना, सूची में उसका नाम आना उनके कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का विषय। तो यहाँ पर इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय, और अब ट्रेंड भी कर रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी इस समय, तो उस दौरान बीजेपी नेता टीनू जो उनके साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि ये उन्होंने एक उस तस्वीर को दिखाया
कि आप ट्रेंड कर रहे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात का जिक्र भी किया था कि ये कार्यकर्ताओं का प्रेम है कि इस वक्त जो अब वो मुझे प्रेम करते हैं, और ये पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो ट्रेंड कर रही है, कैलाश विजयवर्गीय नहीं है। और चूंकि परिवार को लेकर के, आकाश विजयवर्गीय को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि आकाश विजयवर्गीय को संभव है कि अब टिकट ना मिले। तो चर्चा लगातार मास्टर स्ट्रोक है ये आशीष, मास्टर स्ट्रोक है ये बीजेपी का दूसरी सूची में दिग्गजों को शामिल करना। अनुराग भोपाल से जुड़ गए हैं। अनुराग, आपको भी याद होगा कि गृहमंत्री अमित शाह ने लगातार राजधानी भोपाल के दौरे किए, उम्मीदवारों की सूची पर लगातार चर्चा की। अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। राजनीति के इस चाणक्य ने कांग्रेस के लिए एक चक्रव्यूह सा रच दिया है दूसरी सूची में। बिल्कुल, देखिए इसको बीजेपी का चक्रव्यूह ही कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य इकाई की जगह बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो अब ये तय कर रहा है कि मध्य प्रदेश में कौन सी सीट पर कौन सा चेहरा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी जो जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए थे, और उन्होंने जीत का मंत्र देते हुए कहा था कि सिर्फ विधानसभा सीट को नहीं जीतना है, बूथ में भी बीजेपी को जीत दिलानी है। यानी कि 2023 के विधानसभा चुनाव, जो कि 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल होगा, उसमें पार्टी की कोशिश है कि एक बड़ा संदेश मध्य प्रदेश से निकलकर पूरे देश में जाए। और यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है वो मध्य प्रदेश के फैसलों पर, मध्य प्रदेश से जुड़े फैसले ले रहा है। उम्मीदवार चयन से लेकर किस रणनीति के तहत पार्टी चुनाव के मैदान में जाएगी, ये सब पार्टी हाईकमान की तरफ से तय किया जा रहा है। और यही वजह है कि सिर्फ तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ 7 सांसदों को पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो कोशिश इसी बात को लेकर है कि जो निराशा की बात कही जा रही थी कि पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा है, यदि आप पार्टी के बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतार देते हैं तो वो निराशा कम होने का काम करेगी, जो कि पार्टी के लिए हितकारी साबित होगी। और इसके अलावा यदि पार्टी के बड़े चेहरे विधानसभा चुनाव में जो आजमाइश करते हुए नजर आएंगे तो वो न सिर्फ अपने विधानसभा सीट बल्कि उसकी आसपास की सीटों को भी कवर करने का काम करेंगे। तो क्षेत्रीय संतुलन की बात करें, जातीय संतुलन की बात करें, या फिर कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी घेराबंदी की हम बात करें, तो एक तरीके से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के पहले चक्रव्यूह रचने का काम किया। और इसको भेदने का काम कांग्रेस किस तरीके से करेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जिन सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए हैं उनमें से ज्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल, सुधीर के पास चलेंगे। मैं अनुराग आ रहा हूं आपके पास। सुधीर रतलाम से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुधीर, अभी इंदौर जब हम गए, इंदौर में वहां पर कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट कही थी कि अब कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिल गया है तो हो सकता है कि आकाश विजयवर्गीय को टिकट ना मिले। चूंकि सवाल परिवारवाद का लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तंज कसती है, और लेकिन अब इस वक्त पार्टी में ऐसे ऐसे कई पिता पुत्र या और भी परिवार की जोड़ियां हैं जिस पर चर्चा होती है, लेकिन उनका यह कहना था कि आकाश विजयवर्गीय ने एक जगह बनाई है लोगों के बीच। इस तरह कई कैंडिडेट्स अभी हैं जो जगह बना चुके हैं लोगों तक। सुधीर, आवाज मिल पा रही है आपको? एक बार हाँ में जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल जी मैं सवाल पूरा देखिए, इस बार पार्टी का अगर मैं फोकस की बात करूं तो पार्टी का पहला उद्देश्य एकमात्र यही है कि कैसे भी जीत दर्ज करना। उसके लिए बहुत सी बातें थी कि जो उम्रदराज कैंडिडेट है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, पिता पुत्र को टिकट नहीं मिलेगा, ऐसी बहुत सी बातें की गई थी। लेकिन हमने जो दोनों लिस्ट देखी इसमें बहुत सारी बातें ऐसी देखने को है कि पार्टी ने अपनी ही कई जो बातें कही गई थी उसको पालन नहीं किया है। पिता पुत्र की जहां तक बात है, अभी कैलाश विजयवर्गीय साफ तौर पर कहा कि कह नहीं सकते आखिर क्या हो, लेकिन पार्टी ने एक बात तो साफ कर दी है कि इस बार चुनाव बहुत ही करीने से लड़ा जाएगा। और तैयारी, ये आज की लिस्ट और ये जो केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारना साफ तौर पे इस बात की और इशारा है कि पार्टी इस बार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। और किसी ने नहीं सोचा था, अब जैसे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे, प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नेता, और कैलाश विजयवर्गीय जो 10 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं उन्हें पार्टी ने मैदान में उतार के मैसेज देने की कोशिश की है कि इस बार जो चुनाव है वो जो कहीं ना कहीं पार्टी बहुत गंभीरता से लड़ेगी। और इस पूरे जो मालवा अंचल की अगर मैं बात करूं तो कैलाश विजयवर्गीय को उतार के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक एक
सीट पे वे पहले ही जा चुके हैं, कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा कर चुके हैं, नाराजगी दूर कर चुके हैं और पार्टी उन्हें इस पूरे मालवा अंचल में जो टिकट वितरण है उसमें उनका बड़ा हस्तक्षेप रहा है। एक नेता को वो बेहद करीब से जानते हैं, तो पार्टी जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अभी जो कुछ सीटों पे यहाँ पे कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं और आगे भी जो कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे उन सभी में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा रोल होगा। तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। इस इंदौर विधानसभा जो टिकट 1 नंबर सीट से जो उतारा है कैलाश विजयवर्गीय को, उससे और इस पूरे चुनाव के अगर हम बड़े करीब से इस पूरी लिस्ट को देखें तो 3 केंद्रीय मंत्री है, इसी के साथ जो 4 दूसरे सांसद है जिसमें रीति पाठक के साथ ही राकेश सिंह और दूसरे बड़े नाम है राव उदय प्रताप का इसमें नाम शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सीट पर कितनी बारीकी से जो है पार्टी ने एनालिसिस किया है अपने बड़े नेताओं से, संगठन के साथ में। चाहूंगा कि वो आगे वो बात में बढ़ाऊं। अनुराग, कैलाश विजयवर्गीय वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हम देख रहे थे, उम्मीद है आप भी देख रहे होंगे, तो वहां पर उनके साथ जो सहयोगी उनके बीजेपी के नेता तीनों जिनका नाम वो बता रहे थे, वो दिखा रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय ट्रेंड कर रहे हैं, इस वक्त नंबर 1 पर है सोशल मीडिया पर। ऐसे में पार्टी की, ठीक है, एक मजबूरी होती है कार्यकर्ता की, वो बहुत खुलकर कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता पार्टी के, कहीं वो खिलाफ ना चला जाए, लेकिन एक सीएम कैंडिडेट, चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे जब नेता चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो सदन का नेता या विधायक दल का नेता वो भले ही ना बताएं, लेकिन चर्चा, एक सुगबुगाहट जरूर है। कौन हो सकता है? क्या शिवराज सिंह ये नेतृत्व करेंगे आगे भी? बिल्कुल, देखिए पार्टी ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री फेस कौन होगा इसको लेकर अनाउंस नहीं किया है, इससे पार्टी बचती हुई नजर आ रही है और इसी के पीछे बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी ने कई दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा है और जीत जब यदि पार्टी जीत जाएगी तो पार्टी के जो विधायक हैं वो तय करेंगे कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन उस अंचल में ये प्रचार जरूर किया जाएगा कि यदि कैलाश विजयवर्गीय मालवा क्षेत्र से जीतकर आते हैं तो मालवा क्षेत्र से मुख्यमंत्री का फेस हो सकता है, या फिर विंध्य इलाके में कोई सांसद जीतकर आ सकता है तो रीति पाठक, गणेश सिंह जैसे चेहरे जो है मुख्यमंत्री का फेस हो सकते हैं। प्रहलाद पटेल यदि महाकौशल से जीतकर आ सकते हैं तो वो महाकौशल के सीएम फेस हो सकते हैं। तो ये उस अंचल में पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम जरूर करेगी, यानी कि सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि उसके आसपास की सीटों को भी ये प्रभावित करेगी। और जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय से आकाश विजयवर्गीय के दावेदारी को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उसके पीछे भी बीजेपी की रणनीति का ही यह हिस्सा है कि जिस तरीके से पीएम मोदी परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर हमलावर नजर आ रहे हैं, उसी की शुरुआत पार्टी ने अपने इस टिकट वितरण के साथ कर दी है, यानी कि आकाश विजयवर्गीय का टिकट काटकर कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है। परिवारवाद का वहां पर जो आरोप लगता था वो खत्म हो जाएगा। जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर प्रहलाद सिंह पटेल को टिकट दिया जा रहा है। रामू तोमर जो कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हैं, वो भी इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार थे, लेकिन अब उनको टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर खुद चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी ने इसकी शुरुआत अपनी ही पार्टी से कर दी है। नरेंद्र मोदी जो कि पीएम है और लगातार परिवारवाद को लेकर गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस पर हमलावर नजर आते हैं, तो इस चुनाव में इसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाने का काम बीजेपी की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि नकुलनाथ जो कि कमलनाथ के बेटे हैं वो छिंदवाड़ा से सांसद है, वहां पर परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को घेरेगी। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से विधायक हैं और खुद दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, तो वहां पर भी परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस घेरेगी। तो एक तीर से कई निशाने साधने का काम एक तरीके से बीजेपी ने किया है। तो 39 सीटों पर नाम घोषित करके बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है और इसका असर विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस इसका जवाब किस तरीके से देगी अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, उसके बाद ये तय हो गया है कि इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद रोचक रहने वाला है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि इस बार अप्रत्याशित जीत बीजेपी के खाते में जाएगी, तो क्या ये उसी रणनीति का हिस्सा है, इसको लेकर भी अब संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में तीसरी सूची में नजर आता है, क्योंकि 3 मंत्री के साथ
7 सांसदों को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है और अभी कई सीटों पर उम्मीदवार घोषित होना बाकी है। तो आने वाली सूचियों में क्या और कोई चौंकाने वाले नाम नजर आएंगे, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल ठीक बात के अनुराग आपने कि आने वाली सूची में क्या और भी चौंकाने वाले नाम होंगे, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो है कि इस सूची से कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कांग्रेस के सामने ज्यादा चुनौतियां बीजेपी ने खड़ी कर दी हैं। अब जैसे जबलपुर की हम बात करें, जबलपुर में राकेश सिंह सांसद हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है विधानसभा चुनाव में। अब अगर राकेश सिंह की टक्कर का कोई नेता है तो वहां पर विवेक तनखा। अब ऐसा होगा कि विवेक तनखा को ही चुनाव लड़ना होगा, मतलब कुल मिलाकर इनके सामने दिग्गज ही होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए अब कांग्रेस को अपनी सूची पर एक बार फिर मंथन करना होगा। अभी तक कांग्रेस ने अपनी सूची जारी नहीं की है, लेकिन कमलनाथ ने इस बात का ये संकेत दिए थे कि जिनको चुनाव लड़ना है उनको इशारा पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो क्या पार्टी दोबारा मंथन करेगी, क्योंकि 27 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होनी है और उसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। तो क्या दोबारा पार्टी के अंदर इस बात को लेकर मंथन होगा कि जिन सीटों पर बीजेपी ने दिग्गज नेताओं को उतारा है, क्या वहां पर कांग्रेस भी अपने दिग्गज नेताओं को उतारेगी, यानी कि अरुण यादव हो गए, अजय सिंह हो गए, या खुद कमलनाथ जो है अलग अलग सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेंगे? क्योंकि अभी तक पार्टी ने यह साफ नहीं किया है कि विधानसभा चुनाव में कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा है, ऐसे में क्या कांग्रेस के लिए अब ये मजबूरी बन जाएगी कि वो भी अपने दिग्गज नेताओं, विवेक तनखा हो, अरुण यादव हो या कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह खुद किसी सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए? ये इस पर अब सबकी नजर होगी। तो कांग्रेस की सूची का अब इंतजार करना होगा कि कौन से चेहरे वो बीजेपी के दिग्गज नेताओं के सामने उतारने का काम करेगी और क्या कौन सी विधानसभा सीट का रण बेहद रोमांचित करने वाला होगा, रोचक होगा, इस पर अब सबकी नजरें होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी करके मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त ले ली और कांग्रेस को इस बात पर मंथन करने के लिए मजबूर कर दिया है कि बीजेपी के मुकाबले में ऐसे कौन से चेहरे हो सकते हैं जिनको कांग्रेस विधानसभा चुनाव में आजमाने का। बिल्कुल, इससे पहले एक और एक मुद्दा था सुधीर, ये इस पर मैं चाहूंगा कि जवाब, हालांकि कांग्रेस पार्टी से इस बारे में कई बार सवाल किया जाता है। जब हिंदुत्व का विषय शुरू हुआ था, सुमित आपको भी याद होगा, हिंदूवादी नेता बनकर आने लगे थे, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को वहां पर अपनी पिच पर बैटिंग करने के लिए बुलाया और जैसा कि सुमित ने भी जिक्र किया कि ऐसे चेहरे उतारे गए हैं कि आपको पार्टी को कोई भी अगर टक्कर देनी है तो उन्हें भी उसी लेवल का कैंडिडेट उतारना पड़ेगा मजबूर होकर के। तो बीजेपी अपने तरीके से इस खेल को पूरी तरह से खेल रही है, परिणाम चाहे जो भी हो। सुधीर, है कि जो स्टालिन के बयान आए थे, जो सनातन के विरोध में बयान आए थे, हर बार कांग्रेस के नेताओं से वो कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस के नेताओं से सनातन को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं, तो उसका जवाब देने में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे नजर आती है। तो जो पूरा जो चुनाव है, बीजेपी ने एक लाइन तय कर दी है कि इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और जो फायरब्रांड नेता है उनको चुनाव प्रचार में भी उतारा जाएगा। हमने खुद ने देखा कि जयभान सिंह पवैया रतलाम क्षेत्र में यहाँ पे चुनाव प्रचार करने कुछ दिन पहले आए थे। रामेश्वर शर्मा है जो फायरब्रांड नेता है भाजपा के, प्रचार करने आए थे। तो कुल मिला के जो लाइन तय कर दी है और जो लास्ट क्लोजिंग ही होना है। जी बिल्कुल, ये अभी लगता है सुधीर से संपर्क किसी वजह से टूट गया। अनुराग के पास चलेंगे। अनुराग, वही पिच पर बीजेपी पहले बुलाती है बैटिंग करने के लिए और उसके बाद बैटिंग आप किस तरह से करेंगे? मैदान बीजेपी का होगा, खेल बीजेपी सेट करेगी, ऐसा कुछ माहौल बना दिया एक बार फिर से? बिल्कुल, देखिए बीजेपी हर तरह की रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि हम विकास के अलावा, योजनाएं लागू करने के अलावा अच्छी राजनीति करने से थोड़े चूके थे। यही वजह थी कि 2018 में कम सीटें हासिल हुई थी। हाँ। लेकिन इस बार बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही कारण है कि